बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम करता हूँ मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमारे इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। मेरे इस चैनल का नाम बायोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स, जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बेस करेगा एफएससी के और मैट्रिक की बायोलॉजी के ऊपर। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर का, जो कि बेस कर रहा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि एफएससी का फर्स्ट ईयर का भी फर्स्ट चैप्टर है। और ये वाला जो लेक्चर है ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए आगाज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि बायोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी डिफाइन बायोलॉजी। तो हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ की। तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको ब्रांच ऑफ साइंस कहा है। तो साइंटिफिक स्टडी ऐसी स्टडी को कहा जाता है जिसमें हम लोग लाइफ को साइंटिफिक मेथड के जरिए स्टडी करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड है क्या, क्योंकि बायोलॉजी है तो इसमें बायोलॉजिकल मेथड की भी हम लोग बात करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड होता कौन सा है, जिसके अंदर हम लोग लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। उसके ऊपर फिर हम लोग हाइपोथेसिस तैयार किए जाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद थ्योरी और देन एंड के ऊपर लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्टडी को हम लोग साइंटिफिक स्टडी कहेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम लोग लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड इसके अंदर अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि जो साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको बायोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये एक बायोलॉजी जो है ये वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर है। अब नेचर के अंदर हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी एग्जिस्ट करती हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो अब इसी की बेस पे जो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं लिविंग पार्ट ऑफ नेचर की, और उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है। अब जारी बात है, जब नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन होगा लिविंग पार्ट के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो इनके ऊपर किसी इफेक्ट की स्टडी को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, और इसी लिविंग पार्ट ऑफ नेचर के साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है और इसका जो अफेक्ट है लिविंग थिंग्स के ऊपर, उसको भी स्टडी कर सकते हैं हम लोग बायोलॉजी के अंदर। अच्छा, हम लोग क्योंकि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं ज़रूरी समझ रहा था कि कुछ ना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के, उनकी भी स्टडी की जाए। तो चंद एक यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स। ये बात आप लोग याद रखें कि हमेशा जितने भी लिविंग हैं उनके साथ हम लोग ऑर्गेनिज्म का वर्ड लगाते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनके साथ हमेशा थिंग्स का वर्ड लगाया जाता है। तो आइए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। सबसे पहले फर्स्ट वन जो है इसका, दे आर कम्प्लेक्स एंटिटीज। कम्प्लेक्स एंटिटीज क्या है, कम्प्लेक्स एंटिटी ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाले, पेचीदा स्ट्रक्चर रखने वाले ऐसी चीजें जिनकी एग्जिस्टेंस है इस नेचर के अंदर, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, वो उनकी जो साख है वो क्या है, पेचीदा है। तो ये ऐसे एंटिटीज हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है और वो कंपोज हैं वन और मोर सेल से, मतलब उनके अंदर एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओनली वन सेल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको यूनिसेलुलर कह देंगे, यूनिसेलुलर कह देंगे। और जिनके अंदर एक से ज्यादा मौजूद होंगे सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कह देंगे, मल्टी सेलुलर। जैसे सपोज हम लोग कह देंगे यूनिसेलुलर के एग्जांपल के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, यूग्लिना आ जाता है, और मल्टी सेलुलर के अंदर जैसे सपोज हम लोग कहते हैं ह्यूमन आ जाता है, हायर प्लांट्स आ जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद देन नेक्स्ट अगर हम लोग चलें इसके नेक्स्ट करेक्टर की तरफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के, दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग कह रहे हैं कि एक फैमिली की अगर हम लोग बात करें, एक फैमिली के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चलते हैं, बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। अब वो बच्चों के अंदर पेरेंट्स से कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हुए, कौन लेके आया उनको, तो हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है। जेनेटिक प्रोग्राम मतलब जीन्स के पास सारे के सारे करेक्टर्स मौजूद होते हैं, वही जीन्स करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, लेके जाते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में, किसके अंदर, नेक्स्ट जो जनरेशन आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई करेक्टर्स वगैरह जो उनके अंदर ट्रांसफर होंगे प्रीवियस वन से, उनके अंदर होंगे नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम है, मतलब जीन्स के पास सारे के सारे उनके करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड वन के करेक्टर की, दे कैन एक्वायर एनर्जी एंड यूज एनर्जी, मतलब उनको ज़रूरत भी है एनर्जी का। जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका, उनके साइज के अंदर भी इंक्रीजमेंट होनी है और उनकी डेवलपमेंट भी होनी है। तो उनके साइज में इंक्रीज होने के लिए, साइज इंक्रीज होने के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको एक्वायर, अब एनर्जी वो कैसे बनाएंगे, फूड वो अपनी कैसे बना रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसेंसिस होती है, फोटोसेंसिस के जरिए वो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स हैं उस बनी बनाई एनर्जी को ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसी एनर्जी को फिर रेस्पिरेशन के जरिए, वो जो फूड उन्होंने इस्तेमाल किया है उसी फूड से रेस्पिरेशन के जरिए वो एनर्जी गेन कर लेंगे। हम लोग इससे आगे डिटेल बात भी करेंगे, रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके प्रोसेस में कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, वो भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यही जो एनर्जी लेते हैं, ये एनर्जी इनको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग अगर बात कर लें, दे कैन कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। अब जो दो मैंने प्रीवियस पॉइंट के अंदर मैंने नाम लिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिनके जरिए ये एनर्जी लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, फूड से एनर्जी ले रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें कैटाबॉलिज्म की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म की बात करेंगे। एनाबॉलिज्म में हम लोग कहते हैं कि स्मॉलर मालिक्यूल्स मिलके लार्जर मालिक्यूल्स बनाएंगे, उसमें एनर्जी यूज होगी। और कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्जर मालिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उनसे एनर्जी निकाल ली जाएगी। उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि बात, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना साइज भी इंक्रीज करते हैं, उनके साइज के अंदर भी इंक्रीज होगी। जबकि नॉन लिविंग थिंग है कोई भी, वो जैसा आप बना दोगे, जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग कहते हैं चेयर्स वगैरह हैं, टेबल्स हैं, या कोई भी और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो उसका साइज बना दिया गया है, साल के बाद, 2 साल के बाद उसका साइज वही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। जबकि जो लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका साइज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट वन अगर बात करें हम लोग, दे कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी इन्वायरमेंट। अपने बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, इस बॉडी के एनवायरनमेंट के लिए जो वो मेंटेन करते हैं, इसके लिए एक हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म हम लोग कहते हैं कि होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके हवाले से। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब इसका क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है, उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, उनको मेंटेन किया जाता है। अब वो इन्वायरमेंट कौन कौन सा हो सकता है, उसमें उनका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, उसमें उसकी बॉडी के अंदर वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन हो सकती है, या उसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो हो सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, अब जाहिर बात उनको सेंस है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करेंगे, चाहे बाहर उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितना मर्जी टेम्परेचर हो, जितना मर्जी वाटर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो, जितने मर्जी वेस्ट हो, लेकिन उसने अपनी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम लोग टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, होमियोस्टेसिस, और ये आप लोग चैप्टर्स के अंदर भी आगे डिटेल डिस्कस इनके बारे में करेंगे। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर, मतलब कोई भी स्पीशी है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है रिप्रोडक्शन।
मतलब जारी बात है, कोई एक फैमिली चलती आ रही है, शजरा नस्ब जैसे हम लोग कहते हैं कि एक शजरा नस्ब चलता आ रहा है, फैमिली से फैमिली आगे जनरेशन टू जनरेशन वो चलता जा रहा है। अब वो एक खानदान एग्जिस्ट कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है। अब सर्वाइवल कैसे मुमकिन है? सर्वाइवल इसी सूरत में मुमकिन है जब रिप्रोडक्शन होगी, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिम्स आगे प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर आ जाता है। वो कौन सा करेक्टर आ जाएगा? वो है रिप्रोडक्शन का। मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, अपने आप को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे आगे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ताकि उस स्पीशी की आगे सर्वाइवल हो सके फ्यूचर के अंदर। देन लास्ट वन जो इसका कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके अलावा हम लोग कहते हैं वाटर की साल्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो वेस्ट हैं उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो हम लोगों ने उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना है। तो इसी के रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि सिस्टम आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ जाती है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम आ जाता है। उसमें हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारे अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रही है, उस चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को जिसके जिसके अगेंस्ट हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उसको स्टिमुलस कहा जाता है। फिर उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। फिर रिसेप्टर्स से आगे पैगाम चला जाता है हमारे कोऑर्डिनेटर्स तक। फिर कोऑर्डिनेटर से आगे मैसेज चला जाए, कोऑर्डिनेटर्स की बात हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें टाइप्स हैं कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो भी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि वो मैसेज आगे भेज देते हैं फैक्टर्स तक, फिर इफेक्टर वो रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है, ये एक पूरे हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप अपना रिस्पॉन्स शो करता है। कोई भी अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती है तो उस इन्वायरमेंट के अंदर चेंज के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होगी। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ चाहे जो मर्जी आप लोग करते रहें, उनको तोड़ें, उनको फाड़ दें, कोई भी अगर आपके पास है कागज का टुकड़ा वगैरह है उनको फाड़ दें, या टेबल वगैरह चेयर उनको तोड़ दें, तो रिस्पॉन्स शो नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ऐसे सिस्टम ही कोई नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हम लोग पढ़ने जा रहे थे। जब आप लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लोगे तो मीन टू से कि इन्हीं की बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो आज का लेक्चर है उसमें बायोलॉजी, हम सारी बात है एक वाइड नॉलेज है, वाइड स्टडी है, वाइड बेस्ड स्टडी। इसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी वॉल्यूम्स वगैरह आप लोग लिख लें, मतलब अगर हर एक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाहें तो जितने मर्जी वॉल्यूम्स टू वॉल्यूम्स हम लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गन, मतलब लिविंग ऑर्गन का हर एक एस्पेक्ट हम लोगों ने स्टडी करना है। मतलब सपोज अगर हम लोग कह देते हैं कि ह्यूमन की बात ले लें तो ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब एक्सटर्नल उसको वो देखने में कैसा नजर आ रहा है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके जेनेटिक्स को स्टडी करना, सेल बायोलॉजी को स्टडी करना, उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ क्या है, ठीक है। उसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, अगर वो डेड हो जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करना, ये मतलब डिफरेंट आ जाता है। सोशल बिहेवियर उसका स्टडी करना, उसके किसी एनवायरनमेंट के अंदर दूसरे जो स्पीशीज उनके साथ, तो हर एक एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स इसके ऊपर लिखे जा सकते हैं। तो इसी की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ड्यू टू दिस बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर स्टडी करेंगे। वो 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए भी होगा, और जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों के ब्रांचेस दी हुई उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।